जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बच्चों आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे बताएं आप लोगों को नज़र आ रहा है? क्लियर है? अच्छा बच्चों, आज हम लोगों ने क्या करना है, आज हम लोगों ने हमारा जो ब्लॉक 8 है उसका माइनर सेशन हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें आज जो आप लोगों का इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स वाला मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल 17, उसका सर्जरी का पार्ट मैंने आप लोगों को ना कंप्लीट कराना है। आप लोगों के साथ मैंने PDF भी शेयर किया है, वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। वैसे मैं इधर भी दिखा देती हूँ कि हम लोगों ने बेसिकली कौन सा सिलेबस कंप्लीट करना है। ये देखें, ये बच्चों सर्जरी का सिलेबस है, ये इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स वाला मॉड्यूल है और ये हमने सारे जो है ना 8 के 8 एलोज आज कंप्लीट करने हैं। सर्जरी भी मैंने आज आप लोगों को कंप्लीट करानी है। इसके नीचे पीडियाट्रिक मेडिसिन का एक एलो है, वो भी हम लोगों ने कंप्लीट करना है और आज हम लोगों ने अपना पेशेंट सेफ्टी भी इंशाल्लाह कंप्लीट करना है। कल मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जो आप लोगों का नियोप्लेजिया वाला मॉड्यूल है ना, उसमें जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी वाला पार्ट है वो आप लोगों को करा दूँ, उसके साथ सर्जरी भी आप लोगों को करा दूँ और रेडियोलॉजी भी आप लोगों को मैं कंप्लीट करा दूँ। ठीक हो गया। फिर आप लोगों के जो बाकी रिमेटोलॉजी के और ऑर्थोपेडिक्स के एलोज रह जाएंगे वो भी मैं आपको नेक्स्ट डे में करा दूँगी, क्योंकि मुझे था कि मुस्तकिल तो आप ऑर्थोपेडिक्स चल रही है तो आप लोग ज़रा बोर हो गए होंगे, तो मैंने कहा कि हम थोड़ा सा ना लाइट सा टॉपिक पढ़ते हैं। ज़ाहिर करना तो आप लोगों ने सब कुछ है, लेकिन मेरा यही था कि मैं आप लोगों को प्रायोरिटी ऑर्डर में लेके चलूँ कि जो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रिमेटोलॉजी आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोपेडिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेशेंट सेफ्टी इन्फेक्शन कंट्रोल, इनमें से भी MCQs आ जाते होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को प्रायोरिटाइज़ करके पढ़ाऊँ, जिस प्रायोरिटी ऑर्डर में आपका पेपर आना है आप लोग उस तरतीब से स्टार्ट करो। और एक और अनाउंसमेंट करनी थी बच्चों, आप में से जो बच्चे वायरोलॉजी के बारे में कंफ्यूज हैं, फोरेंसिक के बारे में कंफ्यूज हैं, MS के पैथोलॉजी, जो आपके पैथोलॉजी के मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के एलोज हैं ना, जिसमें आर्थराइटिस वगैरह हैं और आपके कैंसर और ट्यूमर्स वगैरह हैं, उसके बारे में कंफ्यूज हो रहे हैं तो, और बाकी जो फार्मा के चैप्टर्स रह गए हैं, एंटीवायरल ड्रग्स हैं, कैंसर कीमोथेरेपी है, तो बच्चों उसका मैं इंशाल्लाह जो है ना वो 25 से सेशन स्टार्ट करूँगी, 25 अगस्त से। सो 10-12 दिन का सेशन होगा, उसमें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बाकी जो चीज़ें भी रह गई हैं वो कंप्लीट करा दूँगी। 1000 ही उसकी पेमेंट होगी, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करना। मैंने इस सेशन में भी कोशिश तो पूरी की है कि आप लोग जो है ना वो सेटिस्फाई रहें और जिस तरह मैंने आप लोगों से कहा था कि अकॉर्डिंग टू योर रिकमेंडेड बुक्स और अकॉर्डिंग टू एलोज होगा, उसी तरीके से मैंने कोशिश की है, रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप लोगों ने खुद भी लेना, अपने फ्रेंड्स को भी, अपने दोस्तों को भी, अपने क्लासमेट्स को भी मोटिवेट करना है। ठीक है, अब तक बच्चे आ गए होंगे तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बच्चे ये आप लोगों का बेले एंड लव का ना चैप्टर नंबर 5 है। मैंने कहा मैं आप लोगों को साथ साथ चैप्टर भी बताती रहूँ कि अगर किसी ने रिकमेंडेड बुक से पढ़ना है तो वो वहाँ से कर ले। सर्जरी के एलोज है, इसमें बेसिकली आपसे क्या पूछा गया बच्चों? सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के बारे में और एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस के बारे में पूछा हुआ है, इसी के मुतालिक एलोज है, बहुत आसान सा है। ठीक है बच्चों, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन क्या होता है? आपको पता है कि डिफरेंट सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं अपने हॉस्पिटल में भी। आप जो है ना वो ऑपरेशन थिएटर वगैरह में जाते होगे, वहाँ देखते होगे मुख्तलिफ किस्म की सर्जरीज की जाती हैं और सर्जरीज के बाद जो है ना वो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो रहती है वो इन्फेक्शन की रहती है। तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन क्या होती है? इन्फेक्शन दैट अकर्स एट और नियर अ सर्जिकल इंसिजन विद इन द 30 days ऑफ सर्जरी और विद इन 1 year इफ द इम्प्लांट इज प्लेस्ड। कि आपने फॉर एग्जाम्पल एज अ सर्जन कोई भी सर्जरी परफॉर्म कर दी है ना, उसके 30 days के अंदर अंदर अगर उस जगह के ऊपर कोई इन्फेक्शन हो रही है, ठीक है, उस जगह के ऊपर या उससे नियर बाय प्लेस के ऊपर सर्जिकल इंसिजन के आसपास कोई इन्फेक्शन हो रही है विद इन 30 days ऑफ सर्जरी, या अगर आप लोगों ने कोई इम्प्लांट प्लेस किया है, ठीक है, कोई स्टंट वगैरह डाला है या कोई भी ऐसे इम्प्लांट अंदर रखा है, तो उसके 1 साल के अंदर अंदर सर्जिकल इंसिजन वाली साइड पे या उसकी नियर बाय साइड पे अगर कोई इन्फेक्शन हो रही है तो उसको आप क्या बोलते हो कि ये सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस। इसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से हम प्रिवेंटिवली एंटीबायोटिक्स देके, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स देके इस तरह की इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दिस इज आवर होल टॉपिक। सबसे पहले वो आप लोगों से पूछता है कॉमन रिस्क फैक्टर्स दैट प्री डिस्पोज टू सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। कि बेसिकली सर्जिकल साइट इन्फेक्शन जो होती है ना, इसके मेजर रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन लीड टू और दैट कैन प्री डिस्पोज टू द सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। तो बच्चों इसमें बेसिकली 8 रिस्क फैक्टर्स हैं, या टेबल ही बना हुआ आप लोगों की बुक, आई थिंक टेबल 5.5 है बेले का। रिस्क फैक्टर्स को पूछते, सबसे पहला रिस्क फैक्टर है बच्चे मैल न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी किसी पर्सन का अगर कोई भी पर्सन अगर मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, मैल नरिशमेंट का शिकार है। अब मैल नरिशमेंट का हम लोग समझते हैं कि शायद वो बहुत ज़्यादा वीक है या उसका वेट बहुत ज़्यादा कम है। नहीं बच्चों, मैल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो उसका वेट है वो या तो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। ठीक है, ओबेसिटी भी बेसिकली एक मैल न्यूट्रिशन ही है। मैल न्यूट्रिशन से क्या होता है कि जो आपका इम्यून सिस्टम होता है वो इम्पेयर हो जाता है और आपकी जो वूंड हीलिंग होती है, ज़ाहिर है जिस जगह पर सर्जिकल इंसिजन लगाई गई है वहाँ पर स्टिचेस लगेंगे, टाँके लगेंगे और ज़ख्म बनेगा, उसकी प्रॉपरली हीलिंग के लिए जो है ना आपका इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा होना, आपका
इम्यून सिस्टम एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहली बात है कि मैल नरिशमेंट जो है ना वो ऐसा रिस्क फैक्टर है दैट कैन प्री डिस्पोज टू सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। दूसरा बच्चों, किसी भी किस्म की मेटाबॉलिक डिजीज़, डायबिटीज़ है, जॉन्डिस है, पहले कोई अंडरलाइंग डिजीज़ चल रही है तो उसकी वजह से भी इम्यून सिस्टम बहुत वीक रहता है। थर्ड नंबर पे आ जाता है बच्चों इम्यूनो सप्रेशन, कि आप किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में हैं, कैंसर है, डायबिटीज़ है, एड्स है, या स्टेरॉयड ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, या थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी है, तो ये सारी क्या है हमारे पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशंस है दैट कैन लीड टू सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। फोर्थ नंबर पे आ जाता है बच्चों स्मोकिंग क्या करता है कि आपके टिश्यू ऑक्सीजनेशन को ख़राब करता है। आपको पता ना कि जिस जगह ने हील होना है वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई और प्रॉपर ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर कॉम्प्रोमाइज टिश्यू ऑक्सीजनेशन होगी तो हीलिंग अफेक्ट होगी। नेक्स्ट नंबर पे बच्चों पुअर परफ्यूजन, ज़ाहिर है अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है, ज़ाहिर है ब्लड के अंदर ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन जानी होती है, न्यूट्रिएंट्स जाने होते हैं उस साइड पे। अगर कोई सिस्टमिक शॉक की कंडीशन है, लोकल इस्कीमिया की कंडीशन है जिसकी वजह से परफ्यूजन ख़राब है, तो हीलिंग इफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट नंबर पे आता है बच्चों पुअर सर्जिकल टेक्निक, जिस पर्सन ने सर्जरी परफॉर्म किया उसकी टेक्निक ख़राब है, ठीक है, उसको प्रॉपरली सर्जरी करनी नहीं आती, उसको प्रॉपर इंसिजन्स लगाने नहीं आते, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों। अगर सर्जरी प्रॉपरली नहीं की गई, सेप्टिक कंडीशंस का ख्याल नहीं रखा गया, आप लोगों ने खुद भी ओटी में देखा होगा कि पूरी एक स्टेराइल फील्ड होती है, ठीक है, उन्होंने प्रॉपरली जो है ना वो प्रॉपर स्क्रबिंग हुए हुए होते हैं, ड्रेसअप हुए हुए होते हैं, ताकि किसी भी किस्म का कोई बैक्टीरिया या कोई भी जो माइक्रोबियल एजेंट है वो वहाँ पे ना जाए। इवन अगर स्टूडेंट्स भी आते हैं तो उनको ये कहते हैं कि आपने प्रॉपरली वॉशअप होके आना है, स्क्रबिंग होके आना है, ठीक है, आप लोग खुद भी स्क्रब्स पहन के जाते होगे, तो वहीं जाके बेसिकली पहनने होते हैं। उसका मकसद ये होता है कि आप नॉर्मल कपड़ों में ना जाएं, ताकि आपके जूतों के साथ या आपके कपड़ों के साथ या आपके हाथों के साथ किसी भी किस्म के बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई कुछ भी जो है ना वो पेशेंट तक ना जाए। हाँ, और दूसरी बात आ जाती है फॉरेन बॉडी या फिर मटेरियल। कोई भी फॉरेन बॉडी अगर कोई भी इम्प्लांट वगैरह रखा गया तो वैसे ही जो है ना वो बैक्टीरिया का वहाँ पे आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, वो प्रमोट कर रहे होते हैं इन्फेक्शन को। 8वें नंबर पर आ जाता है बच्चों कॉन्टेमिनेशन। जितना ज़्यादा कंटेमिनेटेड इन्वायरमेंट होगा, जितनी ज़्यादा साफ़ सफाई के अंदर सर्जरी की जाएगी ना, जितने ज़्यादा अच्छे से स्टीराइल फील्ड मेंटेन की जाएगी, उतना ही ज़्यादा जो है ना वो हीलिंग का चांस अच्छा होगा। जितनी ज़्यादा कंटेमिनेशन होगी उतना ही ज़्यादा बैक्टीरियल लोड बढ़ेगा, जितना डर्टी ऑपरेटिव फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा चांस है इन्फेक्शन का। सो ये कॉमन से रिस्क फैक्टर है बच्चों, आप लोगों ने बस इसको रीड कर लेना है। मैल, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, ठीक है, बस आप लोगों ने एक दफ़ा इसको पढ़ लेना। तो पहला एलो हमारे पास कंप्लीट हो गया कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों हमारे पास एलो आइडेंटिफाई द अर्ली क्लिनिकल फीचर सजेस्टिव ऑफ अ क्लिनिकल साइट इन्फेक्शन। अब किसी जगह पे अगर क्लिनिकल साइट इन्फेक्शन हुई है तो आपको एज अ डॉक्टर कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे कोई सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हुई है। तो बच्चों उसके कुछ लोकल फीचर्स आते हैं, कुछ सिस्टमिक फीचर्स आते हैं, यानी कि जिस जगह पे जो है ना वो सर्जरी परफॉर्म हुई है, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के एब्डोमेन के ऊपर स्टिचेस लगे हुए हैं, ठीक है, एब्डोमेन के ऊपर स्टिचेस लगे हुए होंगे, तो जहाँ पे उसका स्टिचेस लगे हुए होंगे वहीं पे आपको कुछ सिम्टम्स मिलेंगे सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के, और कुछ पूरी बॉडी के ऊपर सिम्टम्स आ रहे होंगे।